तो आपका स्वागत है एक और के ड्रामा एक्सप्लेन वीडियो में। आज जिस ड्रामा को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें हीरो शुरुआत में गलत लड़की से प्यार कर लेता है और यही गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वह सुसाइड तक कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उसका टाइम रिवर्स होता है। अब वह हर गलती को सुधारता है, सब कुछ ठीक करता है, नई गर्लफ्रेंड बनाता है और अपनी असली खुशी तलाशने की कोशिश करता है। इस ड्रामा में आपको प्यार, रोमांस और इमोशंस के साथ साथ फैमिली ड्रामा का तड़का भी भरपूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक ड्रामा को। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा हीरो सड़क पर चलते हुए अपने दोस्त से बातें कर रहा है। उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम सच में अपनी बीवी से तलाक लेना चाहते हो? हीरो जवाब देता है, हाँ, मैं अब उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। मेरी जिंदगी उसकी वजह से तबाह हो चुकी है और तुम अब भी मुझसे कह रहे हो कि मैं उसके साथ रहूं? तुम मेरे दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और हीरो को टक्कर मार देती है। वो खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हमें हीरो की कुछ यादें दिखाई जाती हैं, जहां वो अपनी बीवी से झगड़ रहा है और कह रहा है जो प्रॉपर्टी ली थी उसके पेपर कहाँ हैं। उसकी बीवी, जिसका नाम ग्रेश होता है, वह कहती है वो मैंने अपने छोटे भाई को दे दिए हैं। हीरो उसे कहता है उन पेपर को वापस लाओ, लेकिन वो जवाब देती है नहीं, अब उस प्रॉपर्टी पर उसका नाम लिखा जा चुका है, अब ये नहीं हो सकता। हीरो गुस्से में कहता है तो मैं ये घर ही बेच दूंगा। बीवी पलटकर कहती है नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। हीरो ठंडे स्वर में कहता है चल ठीक है। और फिर हमें दिखता है कि इसके बाद ही वो बहुत शराब पीकर सड़क पर निकला होता है। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं हीरो की जान जा चुकी है, लेकिन तभी समय उल्टा चलने लगता है। सब कुछ रिवर्स और हीरो खुद को फिर उसी क्लासरूम में पाता है जहां वो पहले ही पेपर दे चुका था। वो हैरान है, ये सब तो मैं पहले कर चुका हूँ, ये पेपर दे चुका हूँ, फिर भी ये कैसे, ये सब हो क्या रहा है? वो सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही है जो मैं लास्ट में इंग्लिश का पेपर कर चुका था, और अगर मैं इसे क्रैक कर लेता तो मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल जाती। लेकिन ग्रेस के पीछे मैं इतना पागल था कि मैं ये पेपर ठीक से दे ही नहीं पाया था। अब मेरे पास अच्छा मौका है, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तभी उसे सारे जवाब याद आने लगते हैं। वो चौंकता है, ये कैसे हुआ? शायद ये मेरी पढ़ाई का ही नतीजा है। फिर वो जल्दी से पेपर खत्म कर बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगता है उसे उसका वही दोस्त दिखाई देता है जो पिछली टाइमलाइन में उससे लड़ चुका था। हीरो मन ही मन सोचता है इससे तो मेरी लड़ाई हुई थी, और अब देखो समय कैसे पलट गया। ये मेरा दोस्त है अभी, लेकिन इस बार मैं इससे लड़ाई नहीं करूंगा। फिर दोस्त पूछता है आज का तुम्हारा क्या प्लान है? हीरो मुस्कुराकर जवाब देता है मैं अपने मॉम डैड के साथ डिनर प्लान करूंगा। दोस्त आगे पूछता है तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे ना? तभी हीरो बोलता है अब समय का घंटा घूम चुका है। इतना कहकर वो वहां से भागते हुए अपने मॉम डैड की तरफ जाता है। उसे देखकर उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारा पेपर कैसा गया? और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है पिछली टाइमलाइन का। जब हीरो शादी करके उसको अपने घर लाया था तो वो खाने की टेबल पर बैठी थी। उसकी माँ ने अपने हाथों से खाना बनाया था, लेकिन उसने खाने में नुक्स निकालते हुए हीरो के मॉम डैड को बुरा भला कह रही थी। हीरो समझाता है ऐसा मत कहो, पर वो गुस्से से कहती है खाना बुरा है तो बुरा ही कहूंगी ना। तभी हीरो की माँ कहती है ठीक है, मैं दोबारा बना देती हूँ। गुस्से में हीरो की बीवी बोलती है जितने देर में तुम दोबारा बनाओगी उतने में तो बाहर से खाना आ जाएगा। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इस याद को सोचकर हीरो को बहुत अफसोस होता है। वो मन ही मन सोचता है मैंने अपने मॉम डैड को तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब समय ने मुझे सब कुछ ठीक करने का एक और मौका दिया है। वो ठान लेता है अब मैं अपने मॉम डैड को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। वो उनसे कहता है इस बार मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है और इस बार मुझे अच्छी खासे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये सुनकर उसके मॉम डैड के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तभी हीरो अपनी माँ का हाथ पकड़कर थोड़ा भावुक होकर कहता है आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। उसके डैड पूछते हैं अचानक तुम्हें क्या हो गया? वो कहता है आपके हाथों में जो घाव हैं उन्हें देखकर अचानक याद आ गया कि आप दोनों ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। डैड मुस्कुराकर कहते हैं चलो घर चलते हैं। तभी हीरो के मोबाइल पर उसकी एक्स का मैसेज आता है तुम्हारा पेपर खत्म हो गया, चलो अब लंच पर चलते हैं। हीरो मन में सोचता है जब मैं पहले तुम्हारे साथ रहना चाहता था तब तुम बहाने बनाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं अपने मॉम डैड के साथ रहूंगा। और फिर वो मैसेज करता है मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी एक्स वो मैसेज देखकर चिढ़ जाती है और फिर कहती है तुम मुझे बहाने दे रहे हो, जल्दी आओ वरना मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दूंगी। हीरो जवाब देता है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी माँ पूछती है क्या हुआ, कोई बात है क्या? हीरो मुस्कुराकर कहता है नहीं माँ, चलो घर चलते हैं। घर जाते जाते हीरो सोचता है मुझे अभी भी याद है पिछली बार मुझे टॉप कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर मिला था नौकरी के लिए, लेकिन मैंने ग्रेस के लिए उसे छोड़ दिया था। लेकिन इस बार मैं वो मौका नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम ग्रेस को देखते हैं जो पिछली टाइमलाइन में उसकी पत्नी थी। वो हीरो का मैसेज देखकर चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। तभी उसकी दोस्त पूछती है तुझे हुआ क्या? ग्रेस कहती है तुम खुद ही देख लो, वो कह रहा है कि मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है। दोस्त उसे समझाती है तुम जो हर बात पर उसे डोमिनेट करती हो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ग्रेस पूछती है तो मैं क्या करूं? दोस्त सलाह देती है तुम उसे इस बात का एहसास होने दो और फिर तब तक इंतजार करो जब तक वो खुद आकर सॉरी ना बोले। और वैसे भी तुमसे अच्छी लड़की उसे मिलने से रही,
ग्रेस ये सुनकर मान जाती है, हाँ बात तो सही है। वो भी तय करती है, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, मैं कोई मामूली लड़की थोड़ी हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारा हीरो डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर जा रहा है रखने के लिए। तभी उसे पिछली टाइमलाइन का एक लम्हा याद आता है, जब वो प्यार से ग्रेस के लिए खाना बनाकर उसे खिला रहा था। वो ग्रेस से कहता है, अब मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तो हम बाहर से खाना ज्यादा दिन तक नहीं मंगा सकते, अब तुम घर पर ही खाना बना लिया करना। ग्रेस गुस्से में जवाब देती है, क्या मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि मुझे खाना बनाना पड़े? आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। अगर तुम्हें मुझसे यही काम करवाना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम वापस प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं। अब हीरो अपने मॉम डैड को खाने के लिए बुलाता है। आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। हीरो उन्हें देखकर सोचता है, पहले मैं इन्हीं पर गुस्सा करता था और अपना प्यार सिर्फ ग्रेस के लिए बचाकर रखता था। वो बिल्कुल सही नहीं था। तभी वो अपने मॉम डैड से कहता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हीरो एक ब्रोकिंग कंपनी में जाता है, अपना अकाउंट खुलवाता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देता है और सोचता है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करके अमीर बन सकता हूँ। यही सोच रहा होता है कि अचानक इस समय की हीरो, जिसका नाम जेनी होता है, जेनी गिरने वाली होती है, लेकिन हीरो उसे अपनी बाहों में पकड़कर बचा लेता है। हमारा हीरो जेनी को बाहों में पकड़े ही होता है। तभी जिस कंपनी में हीरो ने स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट खुलवाया था, उस कंपनी का मैनेजर जेनी को देखकर कहता है, तुम यहाँ हो? जेनी तुरंत हीरो का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसे ही खड़े रहना। मैनेजर पूछता है, ये लड़का कौन है? जेनी हीरो की तरफ देखकर बोलती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच मैनेजर का एक कर्मचारी आता है और पूछता है, सर आप कब आए? मैनेजर फिर पूछता है, वो लड़का कौन था? कर्मचारी बताता है, वो स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट खुलवाने आया था और कह रहा था कि शेयर भी खरीदना है। मैनेजर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो बहुत कम उम्र में अमीर बनना चाहता है। इसके बाद मैनेजर जेनी की माँ को फोन करता है और पूछता है, क्या तुम्हारी बेटी किसी को डेट कर रही है? जेनी की माँ नाराज होकर कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा हीरो और जेनी अब भी गाड़ी में हाथ पकड़े बैठे होते हैं। अचानक दोनों अपना हाथ छुड़ा देते हैं। हीरो पूछता है, वो आदमी तुम्हारा डैड था? जेनी कहती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम में तो बहुत अकड़ है। फिर ड्राइवर से कहता है, गाड़ी रोको, ये सब नाटक करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तभी जेनी कहती है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। हीरो की आंखें चमक उठती हैं और वो मान जाता है। फिर हीरो पूछता है, क्या तुम्हारे मॉम और डैड का तलाक हो चुका है? जेनी चौंक कर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? हीरो मुस्कुराकर कहता है, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तब तुम्हारे हाथ में बहुत पसीना था। इससे पता चलता है कि तुम उस वक्त बहुत नर्वस थी और मैंने देखा तुम अपने डैड से कैसे बात कर रही थी। यहीं हमें पता चलता है कि वो मैनेजर असल में जेनी का डैड ही था। हीरो आगे कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे डैड के पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तुम किसी अच्छी सी एंटरटेनमेंट जगह पर जाओ, मजे करो और सारी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दो। इससे तुम अपने डैड से बदला ले सकती हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर मजाकिया लहजे में कहता है, लेकिन याद रखना इसका सारा खर्च तुम्हें ही उठाना होगा। जेनी उसे घूरते हुए कहती है, तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो? हीरो हंसते हुए जवाब देता है, मैं तो इससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूँ। और जेनी मान जाती है। तब दोनों एक शानदार एंटरटेनमेंट प्लेस पहुंचते हैं। वहां दोनों अलग अलग राइड्स का मजा लेते हैं, खूब सारी तस्वीरें खींचते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। हीरो जेनी के लिए एक बेबी डॉल जीतता है, उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देता है और फिर दोनों साथ में सेल्फी भी लेते हैं। अगले सीन में हम हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस को देखते हैं। वो बिस्तर पर बैठी सोच रही होती है, आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? अब तक उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। सब्र टूटने पर वह खुद ही फोन उठाती है और हीरो को मैसेज करती है, क्या तुम कल क्लास की पार्टी में आ रहे हो? हीरो रिप्लाई करता है, पक्का नहीं कह सकता। फिर वह पूछती है, तो क्या कल छुट्टी के बाद डिनर के लिए चलोगे? हीरो सीधा जवाब देता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ग्रेस गुस्से में फोन बिस्तर पर पटकते हुए कहती है, मैं तुम्हारे पीछे भागने वाली नहीं हूँ। देखना, कल मैं कॉलेज के सबसे अमीर लड़के के साथ जाऊंगी। जब तुम मुझे उसके साथ देखोगे तब तुम जलोगे, फिर मेरी वैल्यू समझोगे। इधर हीरो अपनी जेनी से चैट कर रहा होता है। वो उसे कहती है, मैंने फोटो को स्टेटस पे लगा दिया लेकिन तुमने अभी तक लाइक नहीं किया और हमें यह नाटक अभी ऐसे ही जारी रखना होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। हीरो मजाक में जवाब देता है, तो इसके लिए अलग से चार्ज लगेंगे? जेनी तुरंत 10,000 ट्रांसफर कर देती है। हीरो पैसे देखकर खुश होता है लेकिन वापस लौटाते हुए कहता है, ओके बेबी, ऐसा ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हीरो के माता पिता उसे जबरदस्ती उठाकर कंप्यूटर के सामने बिठाते हैं और कहते हैं, जल्दी से अपने मार्क्स चेक करो, देखना है तुम्हें कितना नंबर मिला। डरते हुए हीरो कहता है, अभी क्या जरूरत है? माता पिता कहते हैं, हमने ऑफिस से 12 बजे तक की छुट्टी सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट के लिए ली है। हीरो सस्पेंस के साथ रिजल्ट ओपन करता है और वह स्कूल का टॉपर निकलता है। उसे सबसे ज्यादा 608 नंबर मिले हैं। तीनों खुशी में झूम उठते हैं। माता पिता सेलिब्रेशन के लिए निकल जाते हैं। हीरो अकेला बैठा अपने मार्कशीट की फोटो खींचता है और सोचता है, आखिरकार मैंने सब बदल ही दिया। पिछली टाइमलाइन में मैं इतने नंबर कभी नहीं ला पाया था। सीन फिर शिफ्ट होता है कॉलेज पार्टी में, जहां सब लोग कॉलेज के आखिरी दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।
हीरो का जिगरी दोस्त वहां पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। हीरो की एंट्री होते ही सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ती हैं। उसी वक्त क्लास का मॉनिटर डैनियल खड़ा होकर सबके सामने शेखी बघाड़ते हुए कहता है, देखो मैं 530 नंबर लाया हूँ। डैनियल सबके सामने कहता है, इसके लिए मेरे पापा ने शाम को पार्टी रखी है, सबको आना होगा। फिर वो हीरो की ओर देखकर कहता है, और ये तो कभी मुझसे ज्यादा नंबर ला ही नहीं सकता। वो हीरो और उसके दोस्त को जलील करता है। हीरो का दोस्त उससे धीरे से पूछता है, तेरे कितने नंबर आए? हीरो बताता है 608। दोस्त हैरान होकर खड़ा हो जाता है, क्या तू मजाक तो नहीं कर रहा? डैनियल बीच में बोल पड़ता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पार्टी में हो, थोड़ा डिसिप्लिन रखो। तभी हीरो का दोस्त पलटकर कहता है, तू चुप रहे, अब तू मॉनिटर नहीं रहा। वो हीरो से प्रूफ मांगता है। हीरो उसे रिजल्ट का स्क्रीनशॉट दिखा देता है। इसी वक्त एंट्री होती है ग्रेस की। वो कॉलेज के सबसे अमीर लड़के सुयोन के साथ आती है। उन्हें देखते ही सब कानाफूसी करने लगते हैं। देखो दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों आकर बैठते हैं। सुयोन डैनियल से पूछता है, सुना है इस बार भी सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे ही आए? डैनियल मुस्कुराकर कहता है, तुम सबने भी मेहनत की है। सुयोन हंसकर जवाब देता है, मेरे तो 506 ही आए। सब खुश होकर उसे बधाई देते हैं। तभी ग्रेस बोलती है, मुझे 511 मिले। इस पर सब तालियां बजाते हैं। फिर सुयोन हीरो से पूछता है, और तेरे कितने आए? तभी ग्रेस की दोस्त ताना मारती है, ये तो अंग्रेजी में कमजोर है, इसके बहुत कम आए होंगे। शायद बताने में भी शर्म आ रही है। ऐसे नंबरों से तो किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ग्रेस मन ही मन सोचती है, सही कहा, ये मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता। जहां भी जाएगा अपनी बेइज्जती ही कराएगा। सुयोन फिर तिरस्कार भरे लहजे में कहता है, जब तेरा रिजल्ट ठीक ही नहीं आया तो हमारे जैसे स्कॉलर्स के बीच में कर क्या रहा है? हीरो का दोस्त गुस्से में उठकर बोल पड़ता है, किसने कहा इसका रिजल्ट खराब है? देखो इसके 608 नंबर आए हैं, तुम सबसे भी ज्यादा। इसने पूरे क्लास में टॉप किया है। सुयोन हैरान रह जाता है, ये हो ही नहीं सकता। वो झट से हीरो का फोन छीनकर देखने लगता है। तभी ग्रेस की दोस्त फिर कहती है, असंभव है, ये तो अंग्रेजी में कमजोर है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी वक्त हीरो के फोन पर कॉल आता है। सुयोन मुस्कुराकर कहता है, देखो इसका स्क्रीनशॉट फेक है। और बेचारे की किस्मत देखो, क्लास इंचार्ज का फोन भी आ गया। अब इसका सच सामने आएगा। लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाता है, क्लास इंचार्ज बधाई देते हैं, तुमने इस साल टॉप करके स्कूल का नाम रोशन किया है, इसके लिए तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी, शाम को मुझसे मिलना। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि हीरो ने सच में टॉप किया है। सुयोन अंदर ही अंदर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? हीरो फोन लेकर कहता है, जी सर मैं आ जाऊंगा। ग्रेस मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है? जिसका पास होना भी मुश्किल था वही क्लास में टॉपर बन गया। मुझसे ब्रेकअप के बाद भी ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? ग्रेस उठकर हीरो के पास जाती है और नरमी से पूछती है, सुनो ना, मुझे पता नहीं था तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। इस बार तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो? वो उसका हाथ पकड़ती है। हीरो झटके से हाथ छुड़ाता है और बोलता है, तुम जानना ही क्यों चाहती हो? ग्रेस की दोस्त बीच में बोल पड़ती है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम तो उसे पसंद करते थे ना? हीरो जवाब देता है, हाँ तब करता था, अब नहीं। ग्रेस आंसुओं से भरकर कहती है, तुमने कहा था कि हम साथ कॉलेज जाएंगे, क्या अब तुम अपना वादा तोड़ दोगे? क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है? हीरो ठंडे स्वर में बोलता है, कौन सा वादा? और कोई गलतफहमी नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी वजह से कहीं वो नाराज ना हो जाए। ग्रेस मन ही मन तिलमिला उठती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी सुयोन गुस्से में टेबल पर हाथ पटकता है, वो तुमसे पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देते? उससे माफी मांगो। डैनियल भी ताना मारते हुए कहता है, टॉप करने का क्या फायदा जब इंसान को बात करने की तमीज ही ना हो? हीरो अपने दोस्त से कहता है, चलो यहाँ से, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और वह वहां से निकल जाता है। हीरो के जाते ही ग्रेस अपनी दोस्त से कहती है, इसके इस एटीट्यूड ने तो मुझे फिर से फिदा कर दिया। वो अपनी दोस्त से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच में अब मेरे बारे में नहीं सोचता? दोस्त समझाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे तुमसे जलन हो रही है, बाद में बात करने लगेगा। ग्रेस मन में सोचती है, हाँ जरूर मुझे सुयोन के साथ देखकर इसे जलन हुई होगी। और वह भागती हुई हीरो के पीछे निकल जाती है। इधर हीरो अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। दोस्त कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त कितनी सेल्फिश हैं। हीरो हंसकर जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज से बाहर निकलते ही इन्हें पता चलेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। दोस्त हंसकर पूछता है, कैसे? हीरो मजाक में कहता है, समझदारी में तो मैं तुझसे भी आगे हूँ। तभी पीछे से ग्रेस उसे आवाज लगाती है। हीरो मन ही मन सोचता है, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। दोस्त हैरान होकर सोचता है, ये वही दोस्त है जो पहले ग्रेस के पीछे दीवाना रहता था, अब अचानक इसे क्यों नजरअंदाज कर रहा है? ग्रेस उसके पास आकर कहती है, हमें सुयोन तो रास्ते में मिला था, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हीरो ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। ग्रेस की दोस्त भी कहती है, ये सच बोल रही है, इनके बीच कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। हीरो का दोस्त बीच में बोलता है, बात वो नहीं है, जब मेरा दोस्त इसके पीछे घूमता था तब ये उसे भाव नहीं देती थी। अगर प्यार करती थी तो बता देती, और नहीं करती थी तो भी साफ कह देती। ग्रेस रोते हुए कहती है, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगे? हीरो सख्ती से जवाब देता है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। और वह जाने लगता है। ग्रेस उसका रास्ता रोककर कहती है, तुम्हें मुझे सुनना ही होगा। इसी समय हीरो के फोन पर जेनी का कॉल आता है।
वो कॉल उठाकर साइड में चला जाता है। ग्रेस की दोस्त उससे पूछती है, तुम्हें अभी भी वो चाहिए? ग्रेस आह भरकर कहती है, पहले मैं उसे इग्नोर करती थी, अब वो मुझे कर रहा है। उधर जेनी हीरो से कहती है, मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? वो हंसकर कहता है, हाँ, जल्दी आओ। वैसे भी यहाँ 2 कार्टून हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। ग्रेस को शक होने लगता है। वो अपनी दोस्त से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, सच में इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो हीरो के दोस्त की तरफ मुड़कर पूछती है, सच बताओ, क्या सच में इसकी गर्लफ्रेंड है? दोस्त कहता है, मुझे नहीं पता। फिर मन ही मन सोचता है, क्या सच में इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो मुझे क्यों नहीं बताया? तभी हीरो कॉल काट कर आता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर में मुझे लेने आ रही है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, सच बता, तेरी सच में गर्लफ्रेंड है? हीरो हंसते हुए कहता है, हाँ है। ग्रेस भड़ककर कहती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। हीरो सख्ती से जवाब देता है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मेरी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी। ग्रेस की दोस्त बीच में कहती है, मान लिया कि तेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ग्रेस से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। ये सुनकर हीरो और उसका दोस्त जोर से हंसने लगते हैं। तभी सुयोन ग्रेस का छूटा हुआ बैग लेकर आता है। वो कहता है, ये तुम जल्दीबाजी में वहीं भूल गई थी, क्या तुम बस का इंतजार कर रही हो? मेरे पापा थोड़ी देर में मर्सिडीज लेकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ग्रेस की दोस्त उत्साहित होकर पूछती है, क्या सच में तुम इतने अमीर हो? सुयोन अकड़कर जवाब देता है, हाँ, मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं। ग्रेस की दोस्त कहती है, चलो आज मर्सिडीज में बैठते हैं, मैंने आज तक मर्सिडीज में सफर नहीं किया। ग्रेस हीरो की तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ये सब कहानी बना रहे हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी दोस्त सुयोन से कहती है, ये ग्रेस को परेशान कर रहा है। तभी सुयोन और डेनियल दोनों मिलकर हीरो को सुनाने लगते हैं। हीरो गुस्से से जवाब देता है, तुम लोग इसके इशारे पर नाच सकते हो, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ। इतना ही होता है कि तभी एक मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें से सुयोन के पिता बाहर आते हैं। सुयोन खुश होकर कहता है, पापा सही समय पर आ गए, मेरे कुछ दोस्त हैं, क्या आप इन्हें घर ड्रॉप कर देंगे? पिता कहते हैं, हाँ, हम सबको ड्रॉप कर देंगे। वो हीरो की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, ये तो जेनी मैडम का बॉयफ्रेंड है। फिर मन में कहते हैं, ये तो सुयोन का क्लासमेट भी है, घर जाकर मैं सुयोन से जरूर बात करूंगा। वो हल्का सा इशारा कर हीरो को नमस्ते करते हैं। ये देख ग्रेस चौंक जाती है और सोचती है, मैंने क्या देखा, क्या उसके पापा सच में इसे इशारा कर रहे थे? ग्रेस की दोस्त कहती है, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन ग्रेस रुककर कहती है, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी एक रोल्स रॉयस आकर रुकती है। उसमें से जेनी उतरती है। ग्रेस और उसकी दोस्त उसे देखकर दंग रह जाती हैं। दोनों सोचती हैं, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। जेनी मुस्कुराकर हीरो से कहती है, मैं आ गई, अब चलो मूवी देखने। ग्रेस मन ही मन सोचती है, मतलब ये सच है, इसकी सच में गर्लफ्रेंड है, ये झूठ नहीं बोल रहा था। सुयोन तुरंत जेनी से कहता है, तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? ये बहुत बेकार इंसान है। तुम्हें मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं। उसके पापा गुस्से में उसे धक्का देकर चुप कराते हैं। बेवकूफ, चुप रहो तुम। वो हीरो और जेनी से माफी मांगते हैं। हीरो शांत स्वर में कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसे थोड़ी तमीज सिखाइए। पिता सिर झुकाकर कहते हैं, जरूर। उसके बाद हीरो जेनी का इंट्रोडक्शन अपने दोस्त से करवाता है। हीरो अपने दोस्त से कहता है, सुन, मैं तुझे घर छोड़ने नहीं आ सकता, मैं जेनी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। उसका दोस्त मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हीरो स्टाइल से जेनी की कमर में हाथ डालकर उसे गाड़ी तक ले जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और बाकियों को बाय बाय करते हुए निकल जाते हैं। उधर हीरो का दोस्त ग्रुप में सबको बताता है, आज उसने ग्रेस को जरा भी भाव नहीं दिया, अब उसकी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इधर सू योन के पापा गुस्से में उससे कहते हैं, मैं तो बस एक मामूली बैंक मैनेजर हूँ, लेकिन फिर भी तुम इतना घमंड क्यों करते हो? सू योन हैरानी से पूछता है, लेकिन पापा, वो आखिर है कौन? उसके फादर जवाब देते हैं, तुमने देखा नहीं, वो रोल्स रॉयस चलाती है और हम मर्सिडीज। सू योन चिढ़कर कहता है, पापा उस लड़के की तो मर्सिडीज में बैठने की भी औकात नहीं है। लेकिन उसके पापा उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी है? उसने इतनी कम उम्र में ही हमारे बैंक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला है और काफी पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, और वो जेनी मैडम का बॉयफ्रेंड भी है। हम उसके पेरेंट्स से भी मिल चुके हैं। इधर गाड़ी में हीरो जेनी का हाथ पकड़कर बैठा होता है। जेनी थोड़ा झल्लाकर कहती है, हाथ छोड़ो। हीरो हंसते हुए बोलता है, ओह सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गया था। तभी हीरो के फोन पर कॉल आता है, लेकिन जेनी तुरंत रोकती है, रुको, ये मेरे पापा का नंबर है, अगर इस नंबर से कॉल आए तो कभी मत उठाना। हीरो हैरान होकर पूछता है, लेकिन मेरा नंबर तुम्हारे पापा के पास कैसे पहुंचा? जेनी कहती है, तुम बैंक किस काम से गए थे? हीरो जवाब देता है, मैं तो बस कार्ड बनवाने गया था। जेनी चुप हो जाती है। हीरो मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हारे पापा सीनियर मैनेजर हैं? जेनी सिर हिलाकर हाँ कहती है। हीरो मजाक में बोलता है, तो अब मुझे लगता है तुम्हारे पापा मुझे फोन करके कहेंगे, सुनो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। जेनी नाराज होकर कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हीरो हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं मना कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे 10,000 भी दोगी तो मैं तुम्हारे पापा को भी सेट कर दूंगा। दोनों हंसने लगते हैं। इसी दौरान हीरो कहता है, मैं MIT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ।
तुम भी तो वहीं पढ़ती हो ना? जेनी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ। फिर सीन बदलता है। जेनी के पापा हीरो को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो ने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा होता है। वो फोन रखकर जेनी और अपनी फोटो देखते हैं और मन में सोचते हैं, कोई भी यूं ही मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हीरो कॉफी पीते हुए रूम से निकल रहा होता है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं, कल तुम लेट से क्यों आए और गर्मियों की छुट्टियों में क्या करने वाले हो? हीरो जवाब देता है, मैं वेटर की जॉब करूंगा। उसके पेरेंट्स हैरान होकर कहते हैं, हमने तुम्हें इतने पैसे खर्च करके पढ़ाया और तुम वेटर बनोगे? हीरो शांति से बोलता है, सैलरी 70,000 है। ये सुनकर उनके चेहरे खिल उठते हैं। अरे फिर तो ठीक है। हीरो गंभीर होकर कहता है, मॉम डैड, मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। इसी बीच उसके फोन पर जेनी के पापा का कॉल आता है। इस बार उन्होंने किसी दूसरे नंबर से कॉल किया। वो कहते हैं, बैंक आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नीचे गाड़ी खड़ी है। हीरो अपने पेरेंट्स से कहता है, मुझे कुछ काम है, बाहर जा रहा हूँ। मॉम डैड पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? हीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, अपने होने वाले ससुर से मिलने। ये सुनकर उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। हीरो बैंक पहुंचता है। जेनी के फादर उसका स्वागत करते हैं और अंदर ले जाकर कहते हैं, तुम जेनी के साथ यूनिवर्सिटी में मत जाना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें अच्छी खासी नौकरी दिलवा दूंगा। लेकिन हीरो दृढ़ता से जवाब देता है, मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। और क्या आप नौकरी का लालच देकर मुझे जेनी से दूर करना चाहते हैं? हीरो गुस्से में कहता है, या फिर आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट दिखाकर धमका रहे हैं? ये कहकर वह जाने लगता है। तभी जेनी के फादर चिल्लाते हैं, तुम अब हद पार कर रहे हो। हीरो शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने कोई हद पार नहीं की, और वहां से चला जाता है। फिर जेनी के फादर मैनेजर से नाराज होकर कहते हैं, जेनी ने इसे चुनकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। इसे तो बात करने तक की तमीज नहीं है। वह तुरंत फोन निकालकर जेनी की माँ को कॉल करते हैं। फोन पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। जेनी की माँ झल्लाकर कहती हैं, तुमने ही उसे उस्काया होगा, और फोन काट देती हैं। इसी बीच जेनी अपनी माँ से पूछती है, क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? माँ कहती हैं, मुझे लगता है तुम्हारे पापा ने उसे डांटकर गलत किया, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं भी चलूंगी। जेनी कहती है, ठीक है। उसकी मॉम बोलती है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां हीरो वेटर का काम कर रहा होता है। हीरो जेनी को देखकर चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह उन्हें बैठने के लिए चेयर देता है, जूस लाता है और फिर पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हीरो जेनी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे डैडी ने मुझे बुलाया था और ऐसी बातें कहीं जिनसे मुझे बहुत बुरा लगा। जेनी शांत होकर जवाब देती है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हीरो हैरानी से पूछता है, क्यों? जेनी कहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबको उनके हिसाब से चलना चाहिए। और फिर बात को टालते हुए पूछती है, तुमने कहा था कि तुम्हें गिटार बजाना आता है, कहाँ से सीखा? हीरो जवाब देता है, मैंने खुद से सीखा, और तुम्हारे पापा से मिलने के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक गाना लिखा है। जेनी उत्साहित होकर पूछती है, कौन सा गाना? हीरो मजाकिया अंदाज में कहता है, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। वह गिटार उठाकर स्टेज पर जाता है और बजाना शुरू करता है। सब लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां मौजूद लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद जेनी की माँ हीरो से कहती हैं, जेनी के डैड की ओर से मैं माफी चाहती हूँ। हीरो विनम्रता से कहता है, कोई बात नहीं, मैं छोटा हूँ, वेटर की जॉब करता हूँ, और वो बैंक मैनेजर हैं। उनकी ऐसी सोच होना आम बात है। वैसे भी ये जॉब मैं टेम्पररी कर रहा हूँ, मुझे बहुत पैसा कमाना है। जेनी की माँ हल्की मुस्कान के साथ पूछती हैं, तो क्या तुम दहेज में विश्वास नहीं करते? और क्या पैसा इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? हीरो जवाब देता है, तो आप बताइए, कितना दहेज लेंगी? मैं जरूर दूंगा। ये सुनकर जेनी की माँ मन ही मन सोचती हैं, इतनी कम उम्र में भी ये कितना समझदार है। अगर थोड़ा और कमा ले तो मेरी बेटी के साथ रहने लायक है। हीरो उठते हुए कहता है, मुझे चलना होगा, मैं काम पर हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जाते जाते जेनी की माँ फिर से माफी मांगती हैं और कहती हैं, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हीरो विनम्रता से जवाब देता है, धन्यवाद, मैं जेनी को हमेशा खुश रखूंगा। कार में बैठने के बाद जेनी अपनी माँ से पूछती है, आप उससे बाहर खड़े होकर क्या बात कर रही थी? माँ मुस्कुराकर कहती हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम अपनी हदें पार मत करना। ये सुनकर जेनी शर्मा जाती है। अगले दिन सुबह जेनी तैयार होकर हीरो से मिलने निकलती है। उसकी माँ कहती है, परसों तुम्हारा एडमिशन है, मैंने तुम्हारे पापा से कहा है कि वह तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। जेनी तुरंत जवाब देती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। माँ मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को लंच पर जरूर बुला लाना। जेनी वहां से चली जाती है। उसकी माँ तुरंत जेनी के पापा को फोन करती हैं और कहती हैं, वह नहीं चाहती कि आप उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करें। पापा पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? वह जवाब देती हैं, शायद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती है। दोनों के बीच फोन पर बहस होने लगती है। जेनी की माँ कहती हैं, तुम्हें तो उसके बर्थडे पर भी टाइम नहीं मिला था, और अब अचानक इतनी चिंता कर रहे हो? ये कहकर वह फोन काट देती हैं। सीन शिफ्ट होता है। जेनी के पापा एक कल्पना करते हैं जहां वह और जेनी की माँ घर में साथ बैठे होते हैं। डोरबेल बजती है। जेनी की मॉम दरवाजा खोलती हैं। सामने जेनी और हीरो खड़े होते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए सरप्राइज देते हैं। जेनी माँ बनने वाली है, साथ ही रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। यह सुनकर उसके फादर घबरा जाते हैं।
वह कल्पना से बाहर आते हैं और सोचते हैं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। उधर जेनी की मॉम किचन में डिनर तैयार कर रही होती हैं। तभी जेनी के फादर घर आ जाते हैं। वह गुस्से में पूछते हैं, जेनी कहाँ है? मॉम कहती हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। बस यही सुनकर वह भड़क उठते हैं, तुम उसे किसी गैर मर्द के साथ ऐसे कैसे जाने दे सकती हो? दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और जेनी हीरो के साथ घर लौट आती है। हीरो जैसे ही उनके फादर को देखता है, घबराते हुए हेलो करता है और जेनी से कहता है, मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन जेनी उसे रोक लेती है। जेनी की मॉम भी कहती हैं, रुको, तुम्हारे लिए खाना बनाया है। लेकिन उसके फादर गुस्से में चीखते हैं, निकलो यहाँ से। हीरो नम्रता से कहता है, कोई बात नहीं आंटी, मैं बाद में खा लूंगा। मगर जेनी और उसकी मॉम उसे रोक लेते हैं। थोड़ा हिचकिचाते हुए हीरो पूछता है, वॉशरूम किधर है? जेनी खुद उसे वहां तक ले जाती है। अगले सीन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। जेनी के फादर जेनी से कहते हैं, मैंने सब प्लान कर लिया है, परसों मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने आऊंगा। जेनी साफ इनकार कर देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। हीरो तुरंत बोलता है, अगर तुम कहो तो मैं छोड़ दूंगा। जेनी हैरानी से पूछती है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ सकते हो? हीरो मुस्कुराकर हाँ कह देता है। तभी जेनी की मॉम हीरो से पूछती हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी वहां आएंगे? हीरो शांत होकर जवाब देता है, नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसके बाद वह उठ खड़ा होता है। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। जेनी की मॉम कहती हैं, रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बाहर निकलते हैं। उधर अंदर जेनी उठने लगती है तो उसके फादर गुस्से से उसे डांटते हैं, रुको, क्या तुम ये सब जानबूझकर मुझे जलाने के लिए कर रही हो या सचमुच उस लड़के से प्यार करती हो? बाहर मॉम हीरो से धीरे धीरे बातें करती हैं, देखो, जेनी के पास बचपन से कोई दोस्त नहीं था। तुम्हारा होना अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि अब उसके पास एक दोस्त है, बुरा इसलिए कि उसके डैड तुम्हें पसंद नहीं करते। हीरो जवाब देता है, आंटी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। सच कहूँ तो अभी हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं सफल हो जाऊंगा, पैसा कमा लूंगा और आपके और अंकल के बीच का गैप मिटा दूंगा, तभी उसका बॉयफ्रेंड बनने का हक कमाऊंगा। मॉम मुस्कुराती हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर कर पाओगे। अगले दिन सुबह जेनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही है। मॉम उसे आशीर्वाद देती हैं और कहती है, ध्यान से जाना। बाहर हीरो इंतजार कर रहा होता है। मॉम कहती हैं, थोड़ा संभाल कर ले जाना। हीरो सिर हिलाता है, चिंता मत कीजिए। दोनों यूनिवर्सिटी की ओर निकलते हैं। उन्हें जाते देख मॉम मन ही मन सोचती हैं, ये लड़का सचमुच भरोसेमंद है। अब हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। हीरो जेनी को गेट पर छोड़ते हुए पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऊपर रूम तक छोड़ दूं? लेकिन अगर ऐसा किया तो सबको लगेगा कि मैं सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे भी अब तक तो हम ये नाटक सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड को दिखाने के लिए कर रहे थे, लेकिन इसका एक फायदा भी है। अगर सबको लगेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो कोई लड़का तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जेनी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ रूल्स मानने होंगे। जेनी हीरो से कहती है, तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड का रोल करना है। जब तक मैं कुछ न कहूँ तुम चुप रहोगे, मेरे मैसेज का जवाब तुरंत दोगे और वीकेंड पर हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहोगे। हीरो हंसते हुए कहता है, पहली दो शर्तों में दिक्कत नहीं, लेकिन मैसेज का तुरंत जवाब देना मुश्किल हो सकता है और वीकेंड में हमेशा फ्री रहना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मैडम? फिर भी वह मान जाता है। दोनों ऊपर जाते हैं। जेनी अपने रूम का दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आती है। हीरो को देखते ही दरवाजा जोर से बंद कर देती है और बाकी रूममेट्स से कहती है, जल्दी से टी शर्ट पहन लो, हैंडसम लड़का आया है। दरवाजा खुलता है। हीरो सबको हेलो कहता है और जेनी से बोलता है, चलो मैं तुम्हारा बेड ठीक करने में मदद कर देता हूँ। वह बाकी लड़कियों से भी कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर दूं। तभी एक रूममेट हंसकर जेनी से कहती है, हमने हमेशा बच्चों को पेरेंट्स के साथ कॉलेज आते देखा है। तुम कितनी किस्मत वाली हो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ड्रॉप करने आया है। हीरो जेनी का सामान निकालते हुए वही डॉल देख लेता है जो उसने जीतकर उसे गिफ्ट की थी। वह पूछता है, इसे तुम यहाँ क्यों लाई? जेनी झूठा बहाना बनाती है, शायद माँ ने गलती से रख दिया होगा। हीरो डॉल को बिस्तर पर रखता है और कहता है, चलो अब खाना खाने चलते हैं। दोनों रूममेट्स को बाय कहकर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही एक लड़की जोर से चिल्लाती है, काश मेरा भी ऐसा हैंडसम बॉयफ्रेंड होता। उसकी दोस्त तुरंत उसका मुंह दबा देती है, धीरे बोल, वो सुन लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं, खाना खाने के बाद हीरो जेनी को समझाता है, तुम्हारी रूममेट्स तो ठीक हैं, लेकिन बाकी लोगों से थोड़ा संभल कर रहना। इस दुनिया के सारे लड़के मेरे जैसे अच्छे नहीं होते। अब जाओ अपनी क्लास में। जेनी मुस्कुराकर उसे बाय बोलती है और चली जाती है। हीरो बाहर खड़ा सोचता है, शेयर मार्केट से लाखों कमाए हैं, अब यहाँ भी कुछ ना कुछ अपने दम पर कर ही लूंगा। सीन बदलता है। क्लासरूम में मॉनिटर सिलेक्शन हो रहा होता है। हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि अगर वह मॉनिटर बना तो सबके लिए क्या करेगा। इसके बाद वह कॉलेज कैंपस में एक फ्रूट शॉप खरीद लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैंटीन की तरफ। हीरो और उसका नया दोस्त खाना खा रहे होते हैं। उसका दोस्त पास बैठी खूबसूरत लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम इसाबेल होता है। दोस्त तारीफ करता है, कितनी सुंदर है। हीरो हंसकर कहता है, कितनी भी सुंदर हो, मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा नहीं है। तभी इसाबेल की नजर हीरो पर पड़ती है। उसकी दोस्त कहती है, क्या देख रही है? वो जूनियर है।
इसाबेल मुस्कुराती है। हाँ, लेकिन हैंडसम भी तो है। वैसे भी लड़कियां जूनियर्स पर पागल हो जाती हैं। उसकी दोस्त कहती है, अगर तूने उसे प्रपोज नहीं किया तो मैं कर दूंगी। कुछ देर बाद एक लड़की हीरो के पास आती है और उसका नंबर मांगती है। हीरो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाकर कहता है, सॉरी मेरे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है जेनी की मॉम पर। वह जेनी को मैसेज करती हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आता है? बात होती है या नहीं उससे? जेनी रिप्लाई करती है, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मॉम सोच में पड़ जाती हैं, कहीं ये लड़का किसी और लड़की को तो पसंद नहीं करता? फिर सोचती है, लेकिन वो तो जेनी को डेट कर रहा है ना। उधर हीरो अपने दोस्तों के साथ दुकान की स्ट्रैटेजी बना रहा होता है। वह कहता है, एक ग्रुप बनाते हैं, जो भी हमारी दुकान से खरीदे उसकी फोटो ग्रुप में डाले। जितने लाइक्स मिलेंगे उतना % उसे डिस्काउंट मिलेगा। एक दोस्त हीरो से पूछता है, क्या तुम पहले बिजनेस कर चुके हो? हीरो हंसकर कहता है, नहीं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुबह होते ही हीरो की फल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। तभी दुकान के सामने से इसाबेल गुजरती है। उसे देखते ही हीरो का वही ठरकी दोस्त फुसफुसाकर कहता है, वाह, आज तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हीरो भी इसाबेल को देख लेता है और बिना देर किए उसके पास जाकर कहता है, इसाबेल, मैं चाहता हूं कि तुम्हें हमारे ग्रुप में ऐड कर दूं। इसाबेल थोड़ी देर रुककर सोचती है, फिर मुस्कुराकर मान जाती है और ग्रुप में जुड़ जाती है। यह सब देखकर हीरो का दोस्त मन ही मन हैरान हो जाता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। फिर हीरो इसाबेल से कहता है, क्या आप हमारी दुकान का थोड़ा प्रमोशन कर सकती हैं? आखिर आप सीनियर हैं, जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। इसाबेल हल्की कहती है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हीरो जवाब देता है, आपको 2 किलो एप्पल गिफ्ट में मिलेंगे। वह तुरंत एप्पल मंगवाकर उसके हाथ में थमा देता है। इसाबेल हंसते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हीरो देखता है कि इसाबेल ने वाकई उसकी दुकान का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। तभी उसका दोस्त आकर मजाक में कहता है, यार तुम तो बदलते जा रहे हो, कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हीरो हंसकर जवाब देता है, टेंशन मत ले, मैं तुझे भी अमीर बना दूंगा। सीन शिफ्ट ग्रेस और उसकी दोस्त की ओर। ग्रेस अपनी दोस्त के साथ बैठी है। तभी एक लड़का आकर उसे प्रपोज कर देता है। ग्रेस साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि मैं अभी किसी को डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है, यहाँ तो 30,000 लड़के हैं, क्या इनमें से कोई भी उससे बेहतर नहीं है? उसकी दोस्त उसे उदास देख पूछती है, क्या हुआ? ग्रेस हल्की आवाज में कहती है, मुझे उसकी याद आ रही है। दोस्त उसे दिलासा देती है, परेशान मत हो, तुझे उससे भी बेहतर कोई जरूर मिलेगा। ग्रेस कहती है, वैसे तूने देखा था ना, इस बार उसके मार्क्स कितने अच्छे आए थे, वो जरूर सक्सेस होगा। लेकिन उसकी दोस्त तुरंत टोक देती है, सिर्फ अच्छे नंबर आने से क्या होता है? उसकी असली पहचान ही क्या है? वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर कहती है, चल तेरी शांति के लिए उसके दोस्त विक्टर को कॉल करते हैं। वह विक्टर को कॉल कर पूछती है, तेरा दोस्त कैसा है? मुझे पता है अभी भी वो कुछ नहीं कर पा रहा होगा। यह सुनकर विक्टर गुस्से में जवाब देता है, बकवास मत कर, उसने कॉलेज में अपनी दुकान खोल ली है और अच्छा खासा कमा रहा है। और हाँ, वो अब अपनी क्लास का मॉनिटर भी बन चुका है। इतना बोलकर विक्टर फोन काट देता है। ग्रेस और उसकी दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखते रह जाते हैं। क्या उसने फ्रूट की दुकान खोली है? सीन शिफ्ट हीरो और जेनी और। इसी बीच हीरो को जेनी का मैसेज आता है, आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हीरो पूछता है, क्या तुम्हें सच में मुझसे मिलना है? जेनी कहती है, हाँ, और आज तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया। हीरो गंभीर होकर लिखता है, तुम्हारे पापा हमें पसंद नहीं करते, शायद वो हमें साथ में कभी नहीं रहने देंगे। जेनी तुरंत रिप्लाई करती है, तो क्या तुम मेरे पापा से डर गए? तभी अचानक जेनी को उसके पापा का कॉल आता है। वो गुस्से में पूछते हैं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम उस लड़के के साथ हो? जेनी गुस्से में बोलती है, आप उसे जानते ही नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उसके पापा ताव में आकर कहते हैं, हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी सब जानते हैं। आने दो उसे घर पर, मैं उसके सामने उसके मुंह पर पैसे फेंक कर तुम्हें उससे दूर कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। जेनी अपनी रूम पार्टनर के साथ बैठी होती है। तभी उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छुट्टी के दिन भी मिलने क्यों नहीं आता? लगता है वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। जेनी कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका हॉस्टल दूर है, आने जाने में 1 घंटा लगता है, और ऊपर से उसने अपना बिजनेस भी शुरू किया है। लेकिन उसकी दूसरी दोस्त मजाक करते हुए कहती है, अरे पगली, तुम्हें लड़कों को पटाना नहीं आता, लाओ तुम्हारे फोन से मैं उससे बात करती हूँ। वो जेनी का फोन लेकर हीरो को मैसेज करती है, आज दुकान में बहुत भीड़ थी क्या? आज तो तुम थक गए होंगे। हीरो रिप्लाई करता है, नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत थका हूँ। वो फिर लिखती है, मुझे तो हर पल बस तुम्हारा ही ख्याल आता है, सपनों में भी तुम ही नजर आते हो। हीरो तुरंत समझ जाता है और जवाब देता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बिगाड़ रही हो, ऐसा मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। बाकी सब हंसने लगते हैं। दोस्त पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैसेज मैंने किया है, जेनी ने नहीं? हीरो कहता है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी रोमांटिक बातें कभी नहीं कर सकती। वो फोन वापस जेनी को दे देती है और सब मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी कैमरा ऊपर की ओर जाता है और हम देखते हैं कि हीरो खुद वहां खड़ा सब कुछ देख रहा है। तभी जेनी मैसेज करती है, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? हीरो हंसते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रही हो? जेनी कहती है, नहीं। हीरो तुरंत मैसेज करता है, कब तक फोन में देखती रहोगी? पीछे मुड़कर देखो। जेनी पलट कर देखती है
तो पाती है हीरो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, हाथों में स्ट्रॉबेरी का बुके लिए हुए। उसके पास आ रहा है। उसकी रूममेट्स हैरान रह जाती हैं। ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? जेनी भी पूछती है, तुम अचानक आ कैसे गए? हीरो मुस्कुराकर कहता है, क्या करूं, तुम याद आ रही थी तो आ गया। वह स्ट्रॉबेरी जेनी को देकर कहता है, ये खास तुम्हारे लिए लाया हूं। रूममेट्स शरारत से कहती हैं, हमें भी स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है। हीरो हंसकर जवाब देता है, घबराओ मत, ये सबके लिए है। फिर जेनी उसे दूर ले जाकर धीरे से कहती है, ऐसा नहीं चलेगा, तुम जब चाहो ऐसे मिलने नहीं आ सकते, और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं, वरना सबको लगने लगेगा कि तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो। हीरो उसके करीब आकर कहता है, अगर मैं नहीं आया तो कॉलेज के लड़के तुम्हें परेशान करेंगे, क्या वो तुम्हें अच्छा लगेगा? जेनी नर्वस होकर कहती है, ये क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलती हूँ। वह हीरो को हल्का सा धक्का देती है। हीरो हंसते हुए बोलता है, हाँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। जेनी कहती है, ठीक है, पहले मैं स्ट्रॉबेरी कमरे में रख देती हूँ, फिर सब साथ में खाना खाने चलते हैं। अगले सीन में सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हीरो के फोन पर जेनी की मॉम का मैसेज आता है, कैसे हो? हीरो जेनी के साथ अपनी एक सेल्फी खींचकर भेजता है और लिखता है, बहुत अच्छे हैं। जेनी की मॉम मुस्कुराकर जवाब देती हैं और कहती हैं, तुम्हारा स्कूल तो बहुत दूर है, किसी अच्छे होटल में रुक जाना, और घूमने का मन हो तो घूम आना, लेकिन जेनी की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह उसे 5,000 रुपये ट्रांसफर कर देती हैं। पैसे देखकर हीरो हंस देता है। जेनी पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो और किससे बात कर रहे हो? वह कहता है, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ। और किससे करूंगा? रूममेट्स चिढ़ाते हुए पूछती हैं, तुम कल जेनी के साथ घूमने जाने वाले हो, तो आज रात कहाँ रुकोगे? वैसे भी तुम बहुत कंजूस हो, पैसे खर्च तो करोगे नहीं? हीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, बाकी सब चीजों में मैं कंजूस हो सकता हूँ, लेकिन जेनी के मामले में कभी नहीं। तभी जेनी भी अपने फोन से उसे 5,000 रुपये भेज देती है। हीरो मैसेज करता है, तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे? जेनी वही लाइन दोहराती है जो उसकी माँ ने कही थी, किसी अच्छे होटल में रुक जाना। हीरो मन ही मन सोचता है, सच में माँ बेटी दोनों एक जैसी ही हैं। दोनों ने वही बात कही और उतने ही पैसे भी भेजे। उसी वक्त सोफिया का एक दोस्त वहां आता है। वह हीरो को देखकर पूछता है, ये कौन है? इसे तो मैंने कभी कॉलेज में नहीं देखा। सोफिया बताती है, ये जेनी का बॉयफ्रेंड है। लड़का जलते हुए कहता है, तो तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? लेकिन मैं नहीं मानता, एक बड़े घर की लड़की और छोटे घर का लड़का, ये कैसे मुमकिन है? हीरो शांति से जवाब देता है, जेनी की मॉम हमें बहुत पसंद करती हैं। वह सबूत में स्क्रीनशॉट दिखाता है और कहता है, देख लो, उन्होंने मुझे खुद पैसे भेजे थे ताकि मैं अच्छे होटल में रुक सकूं। जेनी चौंक कर पूछती है, तो तुम मेरी मॉम से बात कर रहे थे? लेकिन तुमने कहा था कि अपनी मॉम से बात कर रहे हो। हीरो मजाक में कहता है, जो तुम्हारा है वही मेरा है। सोफिया का दोस्त फिर ताना मारता है, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें खुद पैसे कमाने चाहिए। कब तक पेरेंट्स के पैसों पर निर्भर रहोगे? हीरो हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन निकालता है और दुकान की पेमेंट मशीन का साउंड बॉक्स ऑन कर देता है। फोन पर लगातार पेमेंट नोटिफिकेशन आने लगते हैं। हीरो हंसते हुए कहता है, मैंने तो फ्रूट की दुकान खोली है, लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसलिए मुझे परिवार से पैसे लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सोफिया का दोस्त जल भुनकर रह जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे ये खाना नहीं खाना, और फिर अपने साथी को जबरदस्ती खींचकर लेकर वहां से चला जाता है। उसका दोस्त चीखता रह जाता है, मुझे तो खाना खाने दो, लेकिन वो उसे भी उठा ले जाता है। सोफिया हंसते हुए कहती है, तुमने अच्छा सबक सिखाया उसे, बेचारा कितना शर्मिंदा हो गया। जेनी की रूममेट्स उत्सुकता से पूछती हैं, क्या तुम्हारी दुकान सच में इतनी अच्छी चल रही है? हीरो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, दुकान बहुत अच्छा फायदा दे रही है। मन ही मन वह सोचता है, अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, अब मैं और ज्यादा पैसे शेयर मार्केट में निवेश कर पाऊंगा। जेनी कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम बिजी हो जाओगे तो रोज मिलने की जरूरत नहीं। हीरो तुरंत कहता है, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे भी मुझे जल्दी से जल्दी इतना पैसा कमाना है कि तुम्हारे पापा की आंखों में देखकर तुमसे शादी की बात कर सकूं। इसके बाद वह जेनी को बाय कहकर चला जाता है। हीरो के जाते ही जेनी अपनी रूममेट से पूछती है, तुमने बताया था अगर वह कार से आएगा तो 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तो एक लग्जरी कार खरीदने में कितना पैसा लगेगा? उसकी दोस्त जवाब देती है, लग्जरी कारें महंगी होती हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? जेनी बात टाल देती है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर मन में सोचती है, अगर वह कार से आएगा तो उसका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। अगले सीन में हीरो जेनी को उसकी माँ के पास छुट्टियों में छोड़ने आता है। जेनी की मॉम कहती हैं, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। हीरो मुस्कुराकर कहता है, नहीं आंटी, मैं तो इतने दिनों बाद छुट्टियों पर आया हूँ, मुझे मॉम डैड से मिलने जाना है। वह जेनी को बाय बोलकर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हीरो के माता पिता सड़क पर मकई खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी हीरो लग्जरी कार में वहां से गुजरता है और जोर से चिल्लाता है, मॉम डैड। डैड उसे देख लेते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, शायद मैंने अपने बेटे को देखा, वो लग्जरी कार में है। लेकिन माँ तुरंत कहती हैं, गलतफहमी है, हमारा बेटा लग्जरी कार में कैसे जाएगा? उधर हीरो अपने माता पिता से मिलने घर पहुंच चुका होता है। वे पूछते हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तो ऑडी में आया हूँ, इसलिए जल्दी आ गया। मॉम डैड उसे मजाक समझते हैं और कहते हैं, चलो अंदर। हीरो कहता है, क्या आप लोग मॉनिटर की बात पर भी भरोसा नहीं करोगे? मैं यूनिवर्सिटी में मॉनिटर बन चुका हूँ। मॉम डैड यकीन नहीं करते।
तब वह फोन में प्रूफ दिखाता है। मॉम की नज़र उसके फोन पर जाती है और वह पूछती है, ये नया फोन कब लिया? हीरो कहता है, ये तो गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। वे पूछते हैं, सच में तुमने गर्लफ्रेंड बनाई है? उसके बारे में बताओ। हीरो गर्व से कहता है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके पापा बैंक मैनेजर हैं और उसकी मॉम एक कंपनी चलाती हैं। पापा गुस्से में कहते हैं, तू हमेशा बकवास करता है। अगर तू बैंक मैनेजर की बेटी को गर्लफ्रेंड बना लेगा तो मैं तुझे पापा कहूंगा। हीरो हिल जाता है और कहता है, पापा ऐसी बातें मत करो। मॉम कहती हैं, चलो उसकी फोटो दिखाओ। हीरो कहता है, फोटो भेज दी मैंने आपको। वे फोटो देखकर चौंकते हैं और कहती है, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। हीरो नाराज होकर कहता है, मॉम मजाक करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ। जेनी की मॉम ने मुझे खाने पर बुलाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी की माँ किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी हीरो वहां पहुंचता है। जेनी की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, जेनी कमरे में है, तुम जाकर उससे बात करो। मैं खाना बनाकर तुम दोनों को बुला लूंगी। हीरो कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में दाखिल होते ही वह चारों तरफ देखता है और कहता है, वाह, तुमने तो कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया है। और जेनी से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम मुझे बहुत पसंद करने लगी हैं। वह मजाक में आगे कहता है, कहीं तुम्हारी मम्मी ने मुझे दामाद तो नहीं मान लिया? दोनों हंसने और मस्ती करने लगते हैं। उधर बाहर फिर से घर की घंटी बजती है। जेनी की माँ दरवाजा खोलती हैं तो सामने जेनी के पापा खड़े होते हैं। वह अंदर आते ही पूछते हैं, जेनी कहाँ है? माँ जवाब देती हैं, दोनों अंदर कमरे में हैं, मैंने खाने के लिए कहा है, थोड़ी देर में बुला लूंगी। ये सुनकर पापा थोड़ा चौंक जाते हैं। उधर जेनी और हीरो मस्ती करते करते और भी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर से जेनी के पापा उनकी बातें सुन रहे होते हैं। जेनी कहती है, हटो यहाँ से। हीरो हंसते हुए जवाब देता है, तुम ही मेरे ऊपर चढ़ गई हो, मैं थोड़ी। यह सब सुनकर पापा का शक और गहरा हो जाता है। वह अचानक दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, जेनी चलो खाना खाने के लिए आओ। फिर सब लोग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। हीरो खाने की तारीफ करते हुए कहता है, मॉम आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। यह सुनकर जेनी के पापा गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इसे जल्दी यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो पूरा दिन यही बैठकर खाता रहेगा ये। खाना खत्म होते ही जेनी के पापा हीरो से कहते हैं, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जेनी तुरंत हीरो का हाथ पकड़ लेती है। हीरो मुस्कुराकर उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और वह जेनी के पापा के साथ चला जाता है। कमरे में पहुंचकर पापा सीधा कहते हैं, तुमने जेनी को तो फंसा लिया, लेकिन मुझे कभी बेवकूफ नहीं बना पाओगे। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम जेनी के लायक नहीं हो, और मुझे साफ पता है तुम्हें जेनी से नहीं, उसके पैसों से प्यार है। वह आगे कहते हैं, चलो डील करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और तुम जेनी का साथ छोड़ दो। हीरो शांति से पूछता है, कितने पैसे देंगे आप? पापा जवाब देते हैं, 10 लाख। हीरो हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं जेनी के लायक हूं या नहीं, यह फैसला आप नहीं कर सकते। और रही बात पैसों की, तो 10 लाख मैं आपको देता हूं, और आज के बाद आप हमारे रिश्ते में दखल नहीं देंगे। पापा हंसते हुए कहते हैं, 10 लाख? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो सिर्फ एक स्टूडेंट हो। हीरो अपना फोन निकालता है और अकाउंट खोलकर दिखा देता है। पापा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं? हीरो शांत स्वर में बताता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही मैंने फ्रूट की दुकान खोली, फिर उसी से पैसे बचाकर एक कंपनी शुरू की। कंपनी से जो प्रॉफिट हुआ उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वहीं से मुझे बड़ा मुनाफा मिला। पापा मन ही मन सोचते हैं, इतनी छोटी उम्र में यह लड़का दुकान भी चला चुका है, कंपनी भी, और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। तभी हीरो आगे कहता है, मैं आपके लिए एक ऑफर लाया हूँ। क्या अगर मैं अगले 1 साल में 100 करोड़ रुपए कमा लूं तो आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। पापा गंभीर होकर पूछते हैं, तुम चाहते क्या हो? हीरो गहरी नजरों से देखता है और कहता है, यह मैं बाद में बताऊंगा। फिर हीरो वहां से चला जाता है। तभी जेनी की माँ जेनी के पापा के पास आकर पूछती हैं, तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वह यहाँ से चला गया? कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं बोला या उसे नाराज तो नहीं कर दिया? पापा का चेहरा अब थोड़ा बदल जाता है। वह गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हें पता है उसने सिर्फ 6 महीने में 10 लाख रुपए कमा लिए हैं। यह वाकई काबिले तारीफ है। माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो क्या अब भी तुम्हें दिक्कत है अगर दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो? मुझे तो पहले से ही पता था कि वह काबिल लड़का है। पापा हल्के से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वह टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इतना टैलेंटेड लड़का क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे और भी लड़कियां होंगी? क्या यह जेनी के साथ हमेशा वफादार रह पाएगा? मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मुझे जेनी की परवाह है। माँ कहती हैं, बात तो सही है, इतना अच्छा और काबिल लड़का, इस पर और भी लड़कियां मोहित तो होंगी ही। हमें इस बारे में सोचना होगा। पापा गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, जेनी कहाँ है? मैं उससे बात करता हूँ। वह जेनी के पास जाते हैं। पापा उसे देखते हुए कहते हैं, आज के बाद मैं तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच कभी भी दखल नहीं दूंगा, चाहे मैं जैसा भी हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारा पिता। अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो इस साल हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। यह सुनकर
जेनी की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरो कहीं गया ही नहीं था, वह यहीं पर खड़ा होता है। वह मुस्कुराकर जेनी को छेड़ते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, सब ठीक हो जाएगा। और पता है तुम्हारे पापा ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने बोला, अब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह सकते हो। जेनी हंसते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हीरो शरारती अंदाज में जवाब देता है, अब तो बहुत देर हो चुकी। तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, सबको पता चल चुका है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब अगर तुम मना भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेनी होंठ दबाकर कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरो धीरे से उसके और करीब आकर पूछता है, सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? वह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुनो, अगर कभी जिंदगी में तुम उदास हो जाओ तो तुरंत मुझे फोन कर लेना। जेनी हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों? हीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि मैं झट से तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगा। जेनी चिढ़ते हुए पूछती है, अगर कोई और लड़की उदास हुई तो क्या उसे भी तुम ऐसे ही मनाओगे? हीरो तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारे लिए और भी काबिल बनना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? यह सुनकर जेनी शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है, लेकिन तभी हीरो उसे गुदगुदाते हुए कहता है, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हॉलीडे खत्म होने की वजह से हीरो वापस यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलता है। उसके मॉम डैड भी उसे छोड़ने आए होते हैं। वह उन्हें बाय बोलते हुए कहता है, मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया था, जो रूम में रखा है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मॉम डैड गिफ्ट खोलकर देखते हैं और खुश हो जाते हैं। सीन फिर बदलता है और यूनिवर्सिटी दिखती है। यहाँ हमारा हीरो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। हीरो कहता है, मुझे कॉलेज में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगवानी है। दोस्त हैरानी से कहता है, यह तो बहुत महंगी भी होगी और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगी, लेकिन आइडिया अच्छा है। तभी हीरो जवाब देता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी तो रिटर्न भी तो ज्यादा मिलेगा। दोस्त कहता है, इसके लिए तो हमें कॉलेज के डायरेक्टर हैंगरी से बात करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसाबेल डायरेक्टर के साथ रास्ते में टहलते हुए उनसे बातें कर रही होती है। हीरो उसे देखकर तुरंत उसे मैसेज करता है। वह पूछता है, डायरेक्टर क्या तुम्हारे जानकार हैं? इसाबेल रिप्लाई करती है, तुम्हें यह सब क्यों जानना है? हीरो लिखता है, क्या हम कल कैंटीन में मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कैंटीन में इसाबेल अपने दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। हीरो वहां आता है और सामने बैठ जाता है। वह कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसाबेल मना करते हुए कहती है, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। हीरो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, खाना खाने के बाद बात कर लेंगे। तभी कॉलेज के दो लड़के एक दूसरे से कहते हैं, ये आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, लेकिन मुझे पता है इसाबेल इसे भाव नहीं देगी। उसी वक्त कॉलेज की एक लड़की कहती है, तुम्हें पता नहीं, यह बहुत फेमस लड़का है और यह तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है। दोनों रास्ते में साथ चलते हुए बात कर रहे होते हैं। हीरो कहता है, मुझे कॉलेज में वेंडिंग मशीन लगवानी है, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी डायरेक्टर से बात करवा सकती हो? इसाबेल मुस्कुराकर कहती है, मेरी एक कंडीशन है, अगर मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं तो मुझे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। हीरो पूछता है, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं? इसाबेल कहती है, अगर मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितने % शेयर मिलेंगे? हीरो कहता है, 25% शेयर मिलेंगे तुम्हें। इसाबेल तुरंत मान जाती है। हीरो कहता, ठीक है, तुम्हें 25% शेयर मिल जाएंगे, दोनों डील कर लेते हैं। इसाबेल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कल डायरेक्टर से मिलवाती हूँ। इसके बाद हीरो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डायरेक्टर अपनी वाइफ के साथ बैठे होते हैं। तभी इसाबेल वहां हीरो को लेकर पहुंचती है। डायरेक्टर की वाइफ पूछती है, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इसाबेल हड़बड़ाकर कहती है, नहीं, यह मेरा दोस्त है और यह अंकल से कुछ पूछना चाहता है। हीरो उन्हें ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के बारे में बारीकी से सब कुछ समझाता है। डायरेक्टर सुनकर कहते हैं, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तभी इसाबेल फोर्स करते हुए कहती है, एक बार मौका देकर देखिए, यह मेरा दोस्त है। डायरेक्टर उसे अलग ले जाकर पूछते हैं, क्या यह सच में तुम्हारा सिर्फ दोस्त है या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इसाबेल कहती है, नहीं, यह मेरा सच में दोस्त ही है, बॉयफ्रेंड नहीं। डायरेक्टर गंभीर होकर कहते हैं, क्योंकि दोस्त के लिए तुम इतना सब नहीं कर सकती। इसाबेल धीरे से जवाब देती है, हम दोस्त के साथ ही बिजनेस पार्टनर भी है। फिर इसाबेल उनसे पूछती हैं, यह बिजनेस सक्सेसफुल होगा? डायरेक्टर कहते हैं, इसने कम उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया है, यह बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है, चलो मैं उससे बात करता हूँ। तभी वह हीरो से कहता है, हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं अपने सीनियर से बात कर लूंगा इसके बारे में, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसाबेल की वजह से कर रहा हूँ। तभी हीरो बोलता है, अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आगे चलकर इसाबेल को बहुत प्रॉफिट करवाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, इसाबेल उसे छोड़ने आई होती है। तभी इसाबेल उसे बताती है, मैं कंपनी की फाइनेंशियल हेड बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल फाइनेंस में टॉप किया था। हीरो यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, यह तो और भी अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इसाबेल हीरो का इंतजार कर रही होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए। हीरो थोड़ी देर से आता है।
फिर अंदर दोनों जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। तभी हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड यानी ग्रेस और उसकी दोस्त आती हैं। ग्रेस की दोस्त इसाबेल को हीरो की गर्लफ्रेंड समझ लेती है और वह ग्रेस से कहती है, देखो इसकी तो पहले से एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है, एक साथ दो दो को डेट कर रहा है। फिर ग्रेस मन में सोचती है, यह यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास का मॉनिटर बन चुका है, फ्रूट की दुकान भी खोल ली है। तभी ग्रेस अपनी दोस्त से कहती है, मैं इस कॉलेज में इसी के लिए आई हूँ, ताकि मैं फिर से उससे पैचअप कर सकूं। उसकी दोस्त हैरान होकर कहती है, क्या इसकी तो दो दो गर्लफ्रेंड हैं, फिर भी तू उसके पास जाना चाहती है? ग्रेस कहती है, मेरे रहते हुए उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, मैं कुछ खतरनाक करने वाली हूँ। उधर इसाबेल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हीरो से पूछती है, मैंने तुम्हें 10 लाख दे दिए हैं, लेकिन मैं 25% शेयर की मालिक हूँ। अगर मैं पैसे निकालना चाहूँ तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम मुझे लौटा सको? हीरो अपना बैंक अकाउंट दिखाता है और कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी इसाबेल पूछती है, तुम तो एक मामूली परिवार से आते हो, फिर इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? हीरो बताता है, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, एक बार मेरे पास कैपिटल आ जाए तो उसे मल्टीप्लाई करना मेरा काम है। तभी इसाबेल कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ और पैसे कमाने हैं। हीरो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बोलता है, क्या हम पैसे साथ में नहीं कमा रहे हैं? इसाबेल कहती है, इसके अलावा भी मुझे और पैसे कमाने हैं। हीरो कहता है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हीरो अपनी फ्रूट की दुकान पर खड़ा होता है। तभी उसका दोस्त बताता है, हमारी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है। तभी वहां भागती हुई इसाबेल आती है और कहती है, क्या हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं? मैंने देखा मशीन पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हीरो कहता है, यह तो अभी शुरुआत है, अभी हमें और मेहनत करनी होगी। इसाबेल कहती है, क्या मैं प्रॉफिट चार्ट देख सकती हूँ? हीरो बोलता है, यह कंपनी का सीक्रेट है, लीक नहीं होना चाहिए। और वह उसे प्रॉफिट चार्ट दिखाता है। पास में खड़ा हीरो का दोस्त दोनों को देखकर सोचता है, क्या यह सच में दो दो लड़कियों को डेट कर रहा है? क्योंकि सबको यही लगता है कि यह इसाबेल को भी डेट कर रहा है। तभी वहां जेनी की मॉम आ जाती है। फिर हीरो सबको जेनी की मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। वह कहता है, ये मेरी होने वाली सास हैं। तभी जेनी की मॉम इसाबेल को देखकर पूछती हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या इसकी क्लासमेट हो? हीरो बताता है, हम मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। जेनी की मॉम मन में सोचती हैं, ये इतना टैलेंटेड है तो लड़कियां इसके आसपास क्यों ना घूमें? लेकिन मैं जेनी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। यह लड़की मुझे चालाक लग रही है, जलन की भी कोई हद होती है यार। फिर जेनी की मॉम कहती हैं, मैं मीटिंग के लिए यहाँ आई थी और सोचा तुमसे मिल लूं। अब मैं जेनी के पास जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगे? हीरो तुरंत तैयार हो जाता है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त जेनी की मॉम कहती हैं, तुम तो बहुत फेमस हो गए हो, बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज भी कर रहे हो, लेकिन देखना करियर समय ले लेता है और अपने ही दूर हो जाते हैं, अपनों के लिए समय नहीं बचता। कहता है, इसलिए तो मैंने अपना खुद का बिजनेस खोला है। मेरे लिए पैसों के साथ आज़ादी भी ज़रूरी है, और जब मैं खुद मालिक रहूंगा तो मेरे पास समय भी होगा। जब चाहूं तब काम करूं, जब चाहूं तब ना करूं। बातें करते करते वे जेनी के पास पहुंचते हैं। जेनी दौड़ती हुई आती है और कहती है, तुम मुझे बिना बताए फिर से आ गए? हीरो जवाब देता है, कोई बात नहीं, अगली बार आने से पहले बता दूंगा। इस बार नहीं बता पाया। तभी जेनी बताती है, मैं और सोफिया ने यहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा है, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हीरो कहता है, इस बार मैं किसी को लेकर आया हूँ, तुम उनसे तो मिल लो। तभी कार से आखिर में जेनी की मॉम उतरती हैं। जेनी उन्हें देखकर थोड़ी शर्मा जाती है और नर्वस हो जाती है। वह पूछती है, आप यहाँ कैसे आई? जेनी की मॉम कहती हैं, मैं काम के सिलसिले में आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लूं। तुम अपने बॉयफ्रेंड को कहाँ ले जाने की बात कर रही थी? हीरो कहता है, ये हमें अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाने की बात कर रही थी। जेनी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम कह देती हैं, चलो तीनों चलते हैं वहाँ खाना खाने के लिए। वह सोचती है, मैं हीरो के साथ अकेले जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने मेरा प्लान खराब कर दिया। तीनों गाड़ी में बैठते हैं और रेस्टोरेंट की ओर जाते हैं। रास्ते में जेनी की मॉम जेनी को समझाती हैं, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, और उसके बाल बांध देती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, तीनों होटल से खाना खाकर निकल रहे होते हैं। हीरो होटल की तारीफ करता है और कहता है, जेनी तुमने बहुत अच्छा होटल ढूंढा, मुझे तो अच्छा लगा। फिर जेनी की मॉम हीरो से कहती हैं, तुम चलो अपने रूम में, मुझे जेनी से कुछ बात करनी है। और उसके बाद वह जेनी को लेकर रूम में चली जाती हैं और वह पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक फ्रूट की दुकान खोली है और उसके साथ एक वेंडिंग मशीन का भी बिजनेस किया है? हीरोइन झट से कहती है, हाँ मुझे सब पता है। वह फिर पूछती हैं, क्या तुम्हें यह भी पता है कि वहां पर एक सबसे खूबसूरत लड़की भी है जो उसकी बिजनेस पार्टनर भी है? जेनी थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती हैं, अरे परेशान मत हो, मैंने सब कुछ पता कर लिया। वह सच में उसकी दोस्त ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और उसको यह भी पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। जेनी थोड़ा शर्माते हुए कहती है, नहीं हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तभी उसकी मॉम थोड़ा मजाक में कहती हैं, लेकिन उसने तो सबसे बोल दिया है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और उसने अपने फोन की स्क्रीन पर तुम्हारी फोटो भी वॉलपेपर पर लगा रखी है। तभी जेनी बोलती है, मैंने उसे परमिशन नहीं दी, फिर भी उसने सबको बता दिया। फिर जेनी की मॉम समझाती हैं, प्यार और रिश्ते चाहे कोई भी हो, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दोस्त हो प्यार हो कोई भी। जेनी कहती है, ठीक है,
और वहां से चली जाती है। अपने रूम में जाकर वह सोचती है, क्या उसने सचमुच में सबसे बोल दिया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? नाटक करते करते लग रहा है दोनों सच में प्यार में पड़ने लगे। तभी वह हीरो को मैसेज करती है, दरवाजा खोलो। हीरो के दरवाजा खोलते ही वह झट से अंदर घुस जाती है। आक्रोश में वह पूछती है, क्या तुमने सबको बता दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तुमने सबको ऐसा क्यों कहा? हीरो जवाब देता है, इसमें गलत क्या है? हाँ, मैंने सबको बोल दिया है। अगर मैं ये नहीं बोलता तो वहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, वह सब मुझे परेशान करने लगती। कॉलेज के पहले दिन ही एक लड़की मेरा नंबर मांगने आ गई थी। अगर मैं ये नहीं बोलता तो मुझे वह पागल कर देती। और इसमें गलत भी क्या है? फिर जेनी कहती है, मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। हीरो पूछता है, वैसे तुम हाँ कब कहने वाली हो? फिर हीरो प्यार से उसके बालों को ड्राई कर रहा होता है। जेनी को अच्छा भी लग रहा होता है। तभी जेनी की मॉम सोचती हैं, अब मुझे निकलना होगा। निकलने से पहले मुझे जेनी के बॉयफ्रेंड से कुछ बात करनी है, जिस वजह से वह उसके रूम में आती हैं। तभी जेनी चौंक जाती है और जल्दी से बाथरूम में छुपने चली जाती है। हीरो हड़बड़ाहट में दरवाजा खोलता है। जेनी की मॉम सीधे अंदर चली आती हैं। वह हीरो से कहती हैं, मुझे निकलना होगा, मैं जा रही हूँ, पर जाने से पहले होटल के रूम का पेमेंट कर दूंगी और कल जेनी को मेरी जगह तुम छोड़ देना। तभी वह पूछती हैं, मुझे जेनी के परफ्यूम की खुशबू आ रही है, जेनी यहाँ पर है क्या? हीरो हड़बड़ाहट में पहले हाँ बोल देता है, फिर जल्दी से कहता है, नहीं। उसकी मॉम समझ जाती हैं। तभी हीरो बात को मानते हुए कहता है, हाँ लेकिन हम दोनों यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे थे, बस बात कर रहे थे। फिर जेनी की मॉम कहती हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा रात तक मत जागना, उसके लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, और तुम्हारे लिए भी। हीरो सफाई देता है, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे आंटी। तभी उसकी मॉम हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। तभी जेनी बाहर आती है। हीरो उसे पकड़कर थोड़ा क्लोज हो जाता है, फिर कहता है, हमने कुछ भी किया नहीं। फिर भी डर तो ऐसे लग रहा था जैसे आंटी ने कुछ करते हुए नंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जहां हीरो पहली बार जेनी को किस करता है और यहीं से उनका प्यार का नाटक सच में बदल जाता है। शरारती आंटी छुपकर दरवाजे से यह देख रही होती हैं। उसके बाद यह देखकर वह हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। तभी जेनी भी शर्माकर अपने रूम में चली जाती है। वहां जाकर सोचती है उस पल को। फिर सीन शिफ्ट होता है। हीरो जेनी को उसके यूनिवर्सिटी छोड़ने गया होता है। वह उसे छोड़कर कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं मिल नहीं पाऊंगा, थोड़ा ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ। तभी जेनी कहती है, हाँ ठीक है, मेरे भी कुछ प्लान्स हैं अगले हफ्ते। तभी उसे उसकी मॉम द्वारा बताई गई बात याद आती है कि उसकी एक सुंदर बिजनेस पार्टनर भी है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों लोगों की जरूरत होती है। तभी वह मन में सोचती है, कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है, हीरो बैठकर सबके साथ बिजनेस की मीटिंग कर रहा होता है, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा होता है। अभी वो एक दिन के 30 लाख कमा रहे होते हैं। फिर हीरो अपने दोस्त से कहता है, सारे एम्प्लॉय को बोनस दो, उन्हें बताओ कि अगर उन्होंने ऐसे ही जी जान लगाकर मेहनत की तो उनका बोनस डबल हो जाएगा। तभी वह इसाबेल से भी पूछता है, क्या तुम्हें भी बोनस चाहिए? इसाबेल मना करते हुए कहती है, नहीं, मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दो, पैसे कमाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तभी एक एम्प्लॉय आकर हीरो से बोलता है, डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। हीरो वहां पर पहुंचता है तो देखता है इसाबेल के फादर भी वहां आए हुए हैं। वह कहते हैं, मेरी बेटी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उससे और उसकी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम उसके पार्टनर हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर वह बोलते हैं, जिस जिस कॉलेज में तुम्हारी वेंडिंग मशीन नहीं लगी है उस कॉलेज में मैं तुम्हारी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगवाने में मदद करूंगा। हीरो और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं इसाबेल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाऊंगा। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो हीरो से मिलने जा रही होती है। तभी वह बस स्टैंड पर रुककर सोचती है, मैं उसके पास कैसे जा पाऊंगी? मुझे तो बस का भी नहीं पता है कि कौन सी बस उधर जाएगी। मैं अकेली उसके पास पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। तभी वहां पर एक भिखारी आता है, जिसे देखकर जेनी डर जाती है और वह भिखारी जेनी का पीछा करने लगता है। वह वहां से भागती है। भागते वक्त उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाती है। फिर रोते हुए हीरो को फोन करती है और कहती है, मैं बस स्टैंड पर अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। हीरो कहता है, वही रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वह वहां पहुंचता है। तभी रोते हुए जेनी उसके गले लगकर कहती है, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन मुझे बस ही नहीं मिली और ऊपर से वो भिखारी आकर मुझे परेशान करने लगा था, तो मैं डर गई थी। हीरो समझाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वह उसे अपने रूम ले जाकर उसे फ्रेश होने के लिए बोलता है। जेनी नहाने जाती है। नहाते वक्त सोचती है, यहाँ तो एक ही रूम है, क्या हम एक ही रूम में दोनों लोग रुकेंगे? वो नहा कर आती है। हीरो उसके बाल सुखाता है। बालों को सुखाते वक्त वह देखता है उसने सॉक्स नहीं पहने हैं। फिर उसे सॉक्स पहनाता है। हीरो सॉक्स पहनाते वक्त उसकी ओर एक तक देखे जा रहा था। तभी जेनी पूछ लेती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? हीरो बोलता है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तुम्हें देखते रहने से दिल ही नहीं भरता, मुझे तो तुम्हें किस करने का भी मन कर रहा है। तभी जेनी शर्म से उसके हाथ से सॉक्स छीन कर कहती है, रहने दो, मैं खुद ही पहन लूंगी। हीरो बोलता है, ठीक है, मैं अभी हॉस्टल जाकर चेंज करके आता हूँ और तुम्हारे लिए खाना भी ले आऊंगा। कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना, जब मैं मैसेज करूंगा तभी खोलना। तभी वह उसके थोड़े करीब आकर पूछता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? और वह उससे पूछता है, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तभी जेनी भी उसे प्रपोज कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। दोनों यूनिवर्सिटी में घूम रहे होते हैं।
कुछ लड़के देखकर कहते हैं, देखो ये तो इसाबेल से भी खूबसूरत है। तभी जेनी हीरो से पूछती है, ज्यादा खूबसूरत इसाबेल है या मैं? वो कहता है, तुम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और जेनी से मजाक में बोलता है, तुम्हें इसाबेल से जलन हो रही है क्या? फिर वह उसे समझाता है, हम दोनों सिर्फ पार्टनर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और चलो, तुम्हें लगता है तो मैं आज सबको बता ही देता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वह उसे अपनी कंपनी की ओर लेकर निकल जाता है। तभी हीरो का नया दोस्त पुराने दोस्त से पूछता है, क्या सच में इसकी गर्लफ्रेंड इसाबेल से भी खूबसूरत है? तुझे पता है क्या कि दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? पुराना दोस्त कहता है, दोनों ही खूबसूरत हैं। तभी हीरो वहां पर जेनी को ले जाकर कहता है, हेलो गाइस, मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड जेनी से। फिर वह सारे स्टाफ को जेनी से इंट्रोड्यूस करता है। तभी अपने दोस्त से पूछता है, इसाबेल यहाँ पर नहीं दिख रही, वह कहीं गई है क्या? दोस्त बताता है, अभी वो बाहर गई है। हीरो बोलता है, ठीक है, मैं जेनी को इसाबेल से मिलवाकर आता हूँ। तभी हम देखते हैं इसाबेल से ग्रेस मिलने आई होती है। ग्रेस को लगता है कि हीरो इसाबेल को भी डेट कर रहा है। इसाबेल पूछती है, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया, क्या बात करनी है? फिर ग्रेस शुरू हो जाती है। ग्रेस हीरो की चुगली करने लगती है। वह कहती है, उसने मुझसे बिना ब्रेकअप किए दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, और तुम्हारे साथ साथ वह किसी और को भी डेट कर रहा है। तुम कहो तो मैं उसे नंगे हाथों पकड़वा सकती हूँ। वह अच्छा लड़का नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, उसके जाल में कैसे फंस सकती हो? इसाबेल भी कुछ समय तक नाटक करती है और हाँ में हाँ मिलाती रहती है। उधर हीरो जाते वक्त रास्ते में जेनी को एक बार फिर से प्रपोज कर देता है। सबके सामने घुटनों पर आकर सब वहां ताली बजाकर जेनी को हाँ बोलने के लिए कह रहे होते हैं। फिर जेनी उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहां पर इसाबेल और ग्रेस पहुंच जाती हैं। ग्रेस हीरो से बोलती है, तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुम एक साथ दो दो लड़कियों को कैसे डेट कर सकते हो? हीरो देखकर चौंकता है, इसाबेल तुम ग्रेस के साथ क्या कर रही हो? तभी ग्रेस जेनी से कहती है, यह तुम्हें भी धोखा दे रहा है, इसने मेरे साथ ब्रेकअप नहीं किया और तुम्हें डेट करने लगा। सबको वहां बुलाकर इकट्ठा करती है, देखो इस धोखेबाज को, उसने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया और दूसरी गर्लफ्रेंड बना रहा है। तभी जेनी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। हीरो क्लियर करते हुए ग्रेस से कहता है, हम कब रिलेशन में थे, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तभी ग्रेस बोलती है, तुम 3 साल से मेरे पीछे थे ना, और मैंने ना भी तो नहीं बोला था, तो हुआ ना रिलेशन। देखो तुम सब देखो, इसे मैंने ना तो कहा ही नहीं था, फिर भी ये इसाबेल को भी डेट कर रहा है, और अब जेनी के पीछे भी पड़ा है। तभी वहां पर सब इकट्ठे हुए लोग आपस में बात करने लगते हैं कि पैसा आने के बाद आदमी हाथ से फिसलने लगता है। तभी ग्रेस इसाबेल से पूछती है, देखा, तुम्हें अब तो यकीन हुआ या नहीं? तभी इसाबेल कहती है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है, यह मुझे पहले से ही पता था। और तुमसे किसने कह दिया कि मैं इसे डेट कर रही हूँ? हम तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। आखिर तुम उसे बदनाम क्यों करना चाह रही हो? अब तो बेचारी ग्रेस भी कंफ्यूज हो जाती है। वह कहती है, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? इसाबेल गुस्से से कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ? इसकी गर्लफ्रेंड तो जेनी है जो इसके साथ में है। फिर हीरो सबको क्लियर करते हुए बताता है, जेनी मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर जेनी को इसाबेल से इंट्रोड्यूस भी करवा देता है। तभी सारे वहां खड़े लोग ग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं, हम तो इसकी बातों में आ गए थे, यह झूठी खबरें फैला रही है, ये तो एक अच्छे लड़के को बदनाम करना चाहती है। लेकिन ग्रेस तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वह अभी भी साबित करने पर लगी है कि हीरो ने उसे धोखा दिया है। वह कहती है, यह 3 साल तक मेरे पीछे भागता रहा, और अब इसमें अचानक से गर्लफ्रेंड बना ली। ये धोखा नहीं तो क्या है, कोई समझाओ यार इसे। खैर छोड़ो, यह तो ड्रामा है, होता रहता है। फिर ग्रेस हीरो से कहती है, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, हम नई शुरुआत कर सकते हैं, तुम जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। हीरो कहता है, सच में मैं जो बोलूंगा वह तुम करने के लिए तैयार हो? ग्रेस को लगता है अब सब ठीक हो गया, वह जल्दी से कहती, हाँ हाँ बिल्कुल। तभी हीरो गुस्से से कहता है, मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तभी ग्रेस गुस्से में कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी हीरो ग्रेस के सामने ही जेनी को किस करता है, यह साबित करने के लिए कि सिर्फ वही उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी वहां खड़े सब लोग कहते हैं, जब वो खुद ही बोल रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड जेनी है, तो यह लड़की इसे फंसाना चाहती है, या फिर इसे पता चला कि यह अमीर बन गया है तो आ गई इसे फंसाने के लिए। तभी ग्रेस चिढ़ते हुए हीरो से बोलती है, तुमने सिर्फ एक फ्रूट की दुकान ही खोली है, फिर भी इतना घमंड, मैं तुमसे अच्छा बंदा ढूंढ सकती हूँ। तभी इसाबेल ग्रेस से कहती है, इसने सिर्फ फ्रूट की दुकान ही नहीं बल्कि एक कंपनी भी खोल ली है, और उसकी एक दिन की कमाई 30 लाख है। यह सुनकर ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। हीरो फिर क्लियर करता है, मैं सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। तभी वहां मीडिया वाले आ जाते हैं हीरो का इंटरव्यू लेने, क्योंकि अब हीरो का टॉप 10 यूथ आइकॉन में नाम दर्ज हो गया है। लेकिन हीरो उन्हें मना करते हुए कहता है, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। वह उन्हें विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है, कल आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा। उसके बाद हीरो जेनी के साथ वहां से चला जाता है। तभी ग्रेस मन में सोचती है, टॉप 10 यूथ आइकॉन में आ गया, करोड़ों में एक है ये, मेरे से ब्रेकअप के बाद इतना अमीर कैसे बन गया? जब मेरे साथ था तब तो मामूली आदमी था, तब जाकर उसे अपने किए पर पछतावा होता है। उधर हीरो के फादर जिस कंपनी में काम करते हैं, अचानक वहां सब लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने लगे, उनके बॉस भी आकर उन्हें इज्जत देने लगे। वह कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वह एक एम्प्लॉय से पूछते हैं, आखिर में हुआ क्या है? फिर वो एम्प्लॉय उन्हें दिखाता है कि आपका बेटा तो टॉप 10 यूथ आइकॉन में आ चुका है,
उसकी फोटो पेपर में छपी है। यह देखकर उनके फादर खुश हो जाते हैं। वह तुरंत उसकी मॉम को फोन कर बताते हैं। उधर जेनी के फादर भी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। वह जेनी की मॉम को फोन करके बताते हैं, क्या तुम्हें पता है कि जेनी का बॉयफ्रेंड टॉप 10 यूथ आइकॉन में आ चुका है? जेनी की मॉम बोलती हैं, वह टॉप 10 में हो या 1 में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि जेनी उसे पसंद करती है। वो फोन काटकर तुरंत हीरो के पास फोन करती हैं और पूछती हैं, जब तुम छुट्टियों में इस बार घर आओगे तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाना। उनसे तुम्हारी और जेनी के रिश्ते के बारे में बात करनी है। तुम और जेनी बहुत दिनों से डेट कर रहे हो। हीरो बोलता है, जी जरूर। मैंने तो जेनी की फोटो अपने पेरेंट्स को भेज भी दी है। तभी जेनी पूछती है, उन्हें मैं कैसी लगी? हीरो सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहता है, तुम उन्हें बहुत पसंद आई। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हीरो जेनी को लेकर अपने घर आया होता है, अपने मॉम और डैड से मिलवाने। हीरो की मॉम जेनी की तारीफ करते हुए कहती हैं, यह तो फोटो से भी ज्यादा सामने से खूबसूरत लगती है। वह जेनी से पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए क्या तुम्हारे साथ? तभी हीरो कहता है, जेनी के मॉम डैड को आने में थोड़ा देर होगी। तभी हीरो की मॉम जेनी से मजाक में कहती हैं, तुम्हें मेरे बेटे में ऐसा क्या पसंद आ गया जो तुम इससे प्यार करने लगी? तुम तो इतनी खूबसूरत हो। तभी हीरो कहता है, मॉम कम से कम अब तो मेरी बेइज्जती मत कीजिए। मैं टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक हूँ। तभी उसकी मॉम कहती हैं, तू बिजनेसमैन होगा घर के बाहर, घर में तो मेरा प्यारा बेटा ही है। तभी हम देखते हैं जेनी की मॉम और जेनी के डैडी आज पहली बार एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में आए हैं। उन्हें ऐसे देखकर जेनी थोड़ा शॉक में होती है। तभी जेनी के फादर हीरो की तरफ देखते हुए पलकों को पलकाते हैं, जैसे मानो कि कह रहे हो कि काम हो गया। तभी हमें एक फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जिसमें हीरो जेनी के डैड से मिलकर अपना बैंक बैलेंस दिखा रहा होता है और पूछ रहा होता है, क्या आपको शर्त याद है जो हमने लगाई थी? तभी हीरो से वह पूछते हैं, ठीक है मैं हार मान गया, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? तभी हीरो बोलता है, मैं चाहता हूं कि आप और आंटी दोनों फिर से शादी कर लें। एंड वह उन्हें एक बुक देता है जो रिलेशनशिप के बारे में होती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं। हीरो जेनी के मॉम और डैड को अपने मॉम और डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है। दोनों वहीं पर खड़े खड़े शादी की बात भी कर लेते हैं। ड्रामा में ऐसे ही होता है। फिर जेनी अपने मॉम डैड के साथ हीरो को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तभी हीरो के फादर पूछते हैं, उनके पास बहुत महंगी कार है, आखिर में यह करते क्या है? तभी हीरो उन्हें बताता है, मैंने बताया था ना कि जेनी के फादर बैंक मैनेजर हैं और उसकी मॉम कंपनी चलाती हैं। तभी हीरो की मॉम कहती हैं, उनके पास गाड़ी है और वह कंपनी चलाते हैं और बैंक में मैनेजर हैं, तो इसकी वजह से तुम किसी के आगे झुकना मत। तभी हीरो कहता है, हम झुकेंगे क्यों? हम किसी से कम हैं क्या? और वह छुटकी बजाता है। फिर आती है मर्सिडीज। हीरो कहता है, मैं हूं दुनिया का टॉप 10 यूथ आइकॉन। गाड़ी को देखकर उसके फादर बहुत खुश होते हैं। हीरो दोनों को बिठाकर घुमाने के लिए निकल जाता है। अब एक फैमिली की हैप्पीनेस तो देख ली। फिर सीन शिफ्ट होता है जेनी की फैमिली की ओर। वे अभी रास्ते में जा ही रहे होते हैं। जेनी मॉम और डैड को देखते हुए सोचती हैं, इतने दिनों बाद आज प्यार से बातें कर रहे हैं। तभी जेनी की मॉम जेनी से कहती हैं, तुम ऐसे हमें देखकर क्या सोच रही हो? इन्होंने अपनी गलती मान ली तो मैंने भी इन्हें माफ कर दिया। अब हमारे बीच सब ठीक हो चुका है और हमने दोबारा शादी भी कर ली। फिर से सीन शिफ्ट होता है। साल के लास्ट दिन सारा परिवार बैठकर एक साथ डिनर कर रहा होता है, पार्टी कर रहा होता है और न्यू ईयर भी होने वाला होता है। काउंटडाउन के साथ न्यू ईयर शुरू होता है। सब लोग जश्न मनाते हैं और खाना खाते हैं। फिर हम देखते हैं जेनी हीरो को पकड़कर रूम में ले जा रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली होती है। वह उसे बिस्तर पर सुलाती है और उसके ऊपर चढ़कर पूछती है, क्या हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे? हीरो कहता है, बिल्कुल हमेशा हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर दोनों अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट ड्रामा कौन सा एक्सप्लेन करना है यह भी जरूर बताएं और इस ड्रामा में आपको क्या अच्छा लगा वह भी कमेंट करके जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।